वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग का स्टैटिक जीके का जो लास्ट क्लास है, पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड पटना वुमेंस कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी अच्छे से तैयारी की होगी। 2-4 दिन अभी आपके एग्ज़ाम में बचा है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ये लास्ट होगा। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैं ऐसा उम्मीद करके चलता हूँ। तो देखो, जिसने भी पिछली वीडियोस मेरी देखी है वो लोग जानते हैं ये टॉपिक ऑलरेडी कवर था, और मैंने वो वाला टॉपिक लूसेंट जीके बुक से काफ़ी डिटेल में कवर करवाया था। यहाँ तो फिर भी शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन मैंने इसको डिटेल में करवा रखा है। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी जनरल्स मैंने बता दिया था। ठीक है, जैसे कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आप क्या बोलेंगे? ट्राइगवे ली। ठीक है, नॉर्वे के ये रहने वाले थे, और 1946 से 1953 तक 1953 तक ये बने थे। उसके बाद और भी आए हैं, डैग और यूथैंट, कुर्ट, जेवियर, डॉक्टर उट्रोश, ठीक है, कोफी अन्नान, ये सभी हैं। लेकिन आपको पहले वाले याद होने चाहिए। ये सभी डिस्कस कर दिया मैंने, तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, और ये भी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आज जो हम लोग मेनली टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तो पढ़ा दिया था ना, एशियन कंट्रीज़ याद है? एशियन कंट्रीज़ में 10 देश आते हैं, 10 के नाम बताओ। म्यांमार से शुरू करके पिछली क्लासेस में मैंने ये पढ़ाया था। शायद ये बताना मैं भूल गया था कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, लेकिन मैंने शायद ये भी बताया है। अगर नहीं बताया हो तो बस याद रख लेना, एशियन कंट्रीज़ जिसमें 10 कंट्रीज़ आते हैं। ठीक है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, 10 कंट्री का ग्रुप है एक। इसका इस्टेब्लिशमेंट 8 अगस्त 1967 को हुआ था, 8 अगस्त 1967। ठीक है, जैसे कि इसमें सारे देशों का नाम दिया गया है। इंडोनेशिया, जैसे कि शुरुआत में कहाँ से किया? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड में क्या पाया जाता है? उजला हाथी। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारे 10 कंट्रीज़ है। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है, ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है कि एशियन कंट्रीज़, ASEAN, एशियन कंट्रीज़ का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आए दिन तुम न्यूज़ में सुनते रहते होगे, G8 समिट हुआ है, G8 हुआ है। तो ये G8 एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 22 सितंबर 1975 में। 22 सितंबर 1975 में इसका स्टेब्लिशमेंट मतलब बन के आया था। ठीक है, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें देखिए, जो मेन यूरोपियन ताकतवर देश हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, जापान, एशिया का देश है ये, UK अगेन यूरोप का देश है, US, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम लोग, कनाडा, इटली, रसिया, सारे के सारे अच्छे देश हैं। और ये सारे देश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ध्यान रखना यहाँ पर ग्रुप 8 लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 8 ही देश होगा। इस ग्रुप में 9 कंट्रीज़ है, और 9 कंट्रीज़ का नाम है फ्रांस। फ्रांस के बगल में, ठीक है, जर्मनी, और जर्मनी के जस्ट ऊपर में आप देखेंगे UK यानी इंग्लैंड, और उसके बगल वाला कॉन्टिनेंट कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद अमेरिका के तुम जब बगल में देखोगे, मैप में नहीं देखना है, उसको क्या बोलते हैं यार, ग्लोब वाले में देखोगे तो अमेरिका के जस्ट बगल में क्या पड़ता है? जापान। ठीक है, और अमेरिका के ऊपर कौन सा है? कनाडा। ठीक है, और जापान के ऊपर कौन सा है? रसिया। और जर्मनी के नीचे कौन है? इटली। तो ये आसपास के पड़ोसी सबको याद रख लेना। मैप जिसको आता होगा वो समझ रहे होंगे क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इन 2014 इट बिकेम द ग्रुप ऑफ 7 आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कंट्री रशिया। ये 2014 में क्या हुआ? ग्रुप ऑफ 8 से ग्रुप ऑफ 7 बन गया। ठीक है, देख लो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुरुआत में क्या था ना, ये ग्रुप ऑफ 8 था, लेकिन 2014 में रसिया को इससे निकाल दिया गया, तो ये ग्रुप ऑफ 7 बन गया यही। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ 8, ग्रुप ऑफ 7 दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद एक और है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1928।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन एड हेडक्वार्टर एट जेनेवा। तो बस आपको यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, क्यों बनाया गया, क्या फंक्शंस है, ये सभी आपको नहीं पढ़ना है। आपको हेडक्वार्टर्स और कब बनाया गया वो याद रखना, क्योंकि स्टैटिक पढ़ रहे हो आप, ना कि थियोरेटिकल पढ़ते तो मैं समझाता कि क्यों बनाया गया है, इसके पीछे वजह क्या थी। तो एस्टेब्लिशमेंट 1928 में हुआ था, ठीक है। IRC मूवमेंट का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूरोपियन यूनियन, अब नाम से पता चल रहा होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का एक यूनियन है, उसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1 जुलाई 1967 में हुआ था, ठीक है। सॉरी, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हो गया था पहले ही हो गया था 8 अप्रैल को 1965 में, लेकिन ये काम करना शुरू किया था 1 जुलाई 1967 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। वहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। द कॉमन यूरोपियन करेंसी इज यूरो वाज लॉन्च्ड ऑन जनवरी। अब तुम देखो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका जो करेंसी है वो यूरो होगा, ठीक है। जैसे कि फ्रांस की करेंसी यूरो, बेल्जियम की करेंसी यूरो। फ्रांस की क्या है? करेंसी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो करेंसी वाला एक अलग सा चैप्टर है पढ़ना आप लोग का। जैसे कि इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीज़, ठीक है। आगे देखते हैं साउथ एशियन, ये सार्क वाला मैंने पढ़ा दिया, इसमें तो हम ही लोग आते हैं यार, तो ये वाला तो याद ही रखना। इसमें तो ये जो ग्रुप है ना, इसमें से इंडिया भी है, 8 देश का ग्रुप है, 8 में से एक हम लोग भी हैं, ठीक है। कौन कौन से देश है जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया, डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया है। सार्क की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू में। तो सबका हेडक्वार्टर याद रखना है। जैसे कि सार्क का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ग्रुप 8 की हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नहीं है, नहीं दिया गया है, मतलब तो नहीं याद करना है। यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर जेनेवा में, यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, एंड सार्क का साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशंस काठमांडू यानी। उसके बाद एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में हुआ था, AI का, ठीक है। इसको शॉर्ट में AI बोलते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि टू कीप ए वॉच ओवर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, दुनिया भर में कितना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, उस पर नज़र रखने के लिए बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। और इसको नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। क्यों? शांति के प्रतीक के लिए, पीस। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसको शांति का प्रतीक माना जाता है? तो बोल देना कबूतर, पिजन, ठीक है। पीस से हमको याद आ गया तो मैंने सोचा बता देते हैं। अब एक संघाई कॉरपोरेशन, नाम से पता चल रहा होगा कि संघाई कहाँ पर है? कहाँ पे भाई? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका 2002 में हुआ था। उस समय जो महीना चल रहा था तो 7 जून था, ठीक है। इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं, रसिया हो गया, मतलब हम लोग के जो पड़ोसी देश हैं वो सभी, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। मैंने तुमको सिखाया था सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ का ट्रिक, सिखाया था कि नहीं? पिछले क्लासेस में सीखा होगा तुमने, और जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं है। कट्टू, गाय भैंस जो खाता है वो, तो कैसे डबल के था ना, एक मिनट बाबू। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये था सेंट्रल एशिया का कंट्री, ठीक है। तो आप देखेंगे संघाई कॉरपोरेशन में ज़्यादातर कौन से कंट्रीज़ है? सेंट्रल इंडियंस की कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। और चाइना एक अलग से याद कर लेना, और रसिया तो है ही, रसिया ठीक कजाकिस्तान वगैरह के ऊपर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये WWF, क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जितने भी हमारे जानवर हैं, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड जितने भी हैं, टाइगर रिजर्व्स है,
ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, उन लोगों को फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है, तो WWF उनको पैसा देता है मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसका स्टेब्लिशमेंट 11 सितंबर को ही हो गया था 1961 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू सेव वाइल्ड लाइफ फ्रॉम एक्सटिंक्शन, जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं जानवर से उनको विलुप्त इंस्टिंक्ट होने से बचाने के लिए इसको बनाया गया था, और यही पैसा देता है सबको। ठीक है, और इसमें WWF में दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ हैं सब इसके मेंबर हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, कमेंट में आपको बताना है कि हाउ मैनी कंट्रीज आर इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में कितनी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, गूगल करके नहीं बताना है, अगर याद है तो बताओ, नहीं है तो तुक्का भी मार सकते हो, नहीं तो गूगल करके देख लेना, याद कर लेना, आ सकता है वो भी। ठीक है, अच्छा WWF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्लैंड में है, ग्लैंड मतलब स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, देखो स्विट्ज़र में लैंड लगा हुआ है, जी लैंड में भी लैंड लगा हुआ है, तो याद रख लेना निमोनिक ट्रिक से। ओके, स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये इसरो है भाई, इसरो के बारे में तो तुम जानते ही होगे, इसरो से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसरो का पहले फुल फॉर्म देख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 1969 में बना था, और इसका जो हेडक्वार्टर है अगेन कहाँ पे होना चाहिए, बेंगलुरु में है। अब बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो इसरो भी जहाँ पे टेक्नोलॉजी होगा वहीं पे जो इसरो रहेगा ना, बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है एग्जाम में, तो बेंगलुरु है, याद रखना। एक है श्रीहरिकोटा रेंज, मिसाइल्स वगैरह बनते हैं और सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं यहाँ से श्रीहरिकोटा से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SHAR। तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए फेमस है। ठीक है, सैटेलाइट बनेगा तो लॉन्च कैसे होगा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सेटअप इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कौन से स्टेट में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और ये श्रीहरिकोटा जो है किन के नाम पे पड़ा है, तो एक सतीश धवन स्पेस सेंटर है, उसका नाम बदल करके श्रीहरिकोटा कर दिया गया है। इसका पुराना नाम था श्री धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस एक नया नाम है, एक पुराना नाम है। ठीक है, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वाज सेटअप बाय विक्रम साराभाई। ठीक है, त्रिवेनंतपुरम टू बिल्ड नो हाउ फॉर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। तो एक और सेंटर है स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई सेंटर। ठीक है, ये विक्रम साराभाई के द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है ये सेंटर जो है। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने ये पढ़ा रखा है, ज्योग्राफी वाला लेक्चर जाके देखना प्लेलिस्ट में, सैटेलाइट हो गया, चंद्रयान हो गया, मंगलयान हो गया। ठीक है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, बस यहाँ पर छोटा सा दिया गया है वो देख लो। इंडिया का, हमारे भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट। ठीक है, और आर्यभट्ट से एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं, हिस्ट्री से पूछ देता हूँ इस बार, हिस्ट्री से। आर्यभट्ट किसके समय में थे, किसके समय में कंटेम्परेरी थे आर्यभट्ट, गुप्त काल में या मौर्य काल में, तो ये याद रखना। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे उस समय समुद्रगुप्त का समय चल रहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त और भी गुप्त डायनेस्टी में सारे बहुत सारे गुप्त थे। ठीक है, तो उनका समय चल रहा था, तो ये गुप्त काल से कंटेम्परेरी थे। ठीक है, और अगर बात करें जाए चाणक्य की, कौटिल्य की, तो वो किसके कंटेम्परेरी थे, मौर्य डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, किसके, तो बोलेंगे दोनों, मौर्य डायनेस्टी या नंदा डायनेस्टी, दोनों। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ पिछले क्लासेस का। दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, नालंदा। दुनिया का सबसे पहला और पुराना दोनों बात एक ही है ना, जो पहला होगा वो पुराना भी होगा। तो दुनिया का सबसे पुराना या पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है, नालंदा यूनिवर्सिटी। जी नहीं, गलत बोल देंगे आप, नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं है, तो फिर कौन है, पाकिस्तान में है तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना तुम गूगल पे, विश्वास मेरे पे नहीं है तो। दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी था वो,
सेकेंड नंबर पे आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए वो पहला यूनिवर्सिटी बताइए जिसके अंदर यूनिवर्सिटी भी था और साथ ही साथ बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी दिया करता था, तो वो यूनिवर्सिटी कौन सा हो जाएगा? तो हॉस्टल फैसिलिटी के साथ खुलने वाला पहला यूनिवर्सिटी था नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया था और जो जलाया था वो किसका सेनापति था, मतलब किसके यहाँ काम करता था? ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, ये सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। चूँकि अभी हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे थे लेकिन मैं रिवीजन करवा देता थोड़ा, तो आपको ही फ़ायदा करेगा ना, इसीलिए रिवीजन करवाया। अब एक टॉपिक है इंडियन डिफेंस का। ओके, डिफेंस जानते ही होंगे, डिफेंस समझते हो? मतलब हमारे डिफेंस 3 प्रकार के हैं, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, यानी नेवी, आर्मी और थर्ड वाला एयरफोर्स। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब उनसे रिलेटेड कुछ पढ़ना है, पढ़ लो। देखो, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस सिस्टम। इंडियन डिफेंस सिस्टम की जो सुप्रीम कमांडर होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जी होते हैं, हमारे चाचा जी। आप बोलेंगे आपके चाचा जी कैसे हो गए हो? प्रेसिडेंट को हम लोग प्यार से चाचा जी ही बोलते हैं, ठीक है, सबके चाचा जी वो है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है ना, हमारे डिफेंस को संभाले रखता है, कमांडर होता है, कमांड देता है, ठीक है। द होल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस लाइज इन मिनिस्ट्री डिफेंस। अब तुम देखो, होम मिनिस्टर तो इसको चलाएगा नहीं, ठीक है, होम मिनिस्टर सिटीजनशिप देख लेता है। लेकिन अगर डिफेंस की बात करी जाएगी तो इनका एक अलग ही मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आर्म्ड फोर्सेस का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किनके पास होता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इंडियन डिफेंस सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया इसको, ठीक है। अब देखते हैं आर्मी। अब आर्मी में अगर कोई जाना चाहता है तो आर्मी का एग्ज़ाम देगा, पास करेगा, उसके बाद आर्मी के इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है ट्रेनिंग करने के लिए। तो भारत में कुछ फेमस आर्मी इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है, और वो कहाँ पर हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि वो इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा ये उड़ीसा में है कि ये मध्य प्रदेश में है कि ये कर्नाटक में है, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जगह पूछता है। जैसे कि ये याद करना पड़ेगा आपको। ये टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ 6 ही है, और भी इंस्टीट्यूट है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये 6 है, तो 6 को पढ़ लेते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए नाम सुने हो, एग्ज़ाम भी होता है इसका। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? एग्ज़ाम में आ जाएगा तो क्या बताओगे? खड़ा कवासला एनडीए का, ठीक है। ओके, उसके बाद DSSC, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये वेलिंगटन में है, तमिलनाडु में पड़ता है वेलिंगटन, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस ऑफ मेडिकल कॉलेज पुणे में पड़ता है ये। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, ठीक है, सिकंदराबाद। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट मऊ, कॉम्बैट नाम में लग रहा है कॉम्बैट, इधर भी मऊ, म्याऊ नहीं, बिल्ली नहीं बनो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कुछ इंस्टीट्यूशन, एंड वो कहाँ पे स्थित है वो याद कर लेना, आ सकता है। चलते हैं, अब देखते हैं कुछ इंडियन नेवी के बारे में डिटेल में। इंडियन नेवी, ईच कमांड इज हेडेड बाय वाइस एडमायरल। देखिए, इंडियन नेवी में एक वाइस एडमायरल होता है, सारे के सारे कमांड यही देता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, प्रेसिडेंट जो है ना हमारे डिफेंस सिस्टम को कमांड देता है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इंडियन नेवी को कमांड कौन देता है? वाइस एडमायरल देता है, ठीक है। द नेवी इज़ हेडेड बाय चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। तो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होगा वो नेवी को हेड कर रहा होगा, लीड कर रहा होगा, ठीक है। और ये एडमायरल रैंक का होता है। तो वही वाला बात है ना, वाइस एडमायरल जो होता है वो कमांड करता है, और जो हेड करता है वो एडमायरल करता है। तो जैसे सुनते होंगे रोहित शर्मा अभी भारत के कप्तान हैं, और वाइस कैप्टन कौन है? जसप्रीत बुमराह।
वैसे ही यहाँ पर एक एडमायरल होता है, एक वाइस एडमायरल होता है। वाइस एडमायरल कमांड करता है, ठीक है, कमांड इज हेडेड बाय वाइस एडमायरल। द नेवी इज हेडेड बाय चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यानी एडमायरल, ठीक है, एडमायरल रैंक का होता है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन नेवी इज बास INS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। INS जो है विक्रांत, INS विक्रांत हमारे इंडियन नेवी का पहला लड़ाकू जहाज था पानी में चलने वाला, INS विक्रांत। इंडियन नेवी वाज, देखो, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या समझते हो? एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाले, ठीक है। तो ये हमारा लड़ाकू विमान था नेवी का पहला। पूछा जाता है विच वाज द फर्स्ट, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी, तो बोल देना INS विक्रांत। इंडिया लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इज INS विराट, ठीक है। देखो फर्स्ट पूछेगा INS विक्रांत, अगर लार्जेस्ट सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर पूछ दिया तो INS विराट कोहली, सॉरी विराट कोहली आ गया यार, इसका नाम है INS विराट, ओके, INS विराट, कोहली नहीं, कोहली तो क्रिकेटर है, नाम पड़ा है INS विराट, ठीक है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ विक्रांत एंड विराट द मेन गॉड ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, ठीक है, ये देखो विराट के नाम पे पड़ा है INS विराट और विक्रांत के नाम पे पड़ा है INS विक्रांत, तो नाम पे पड़ा है इन लोग के, ठीक है। इट वॉज कमिंस्ड इन 1987 और ये 1987 में ये हुआ था, ठीक है। INS शक्ति एक है, ये भी हमारा है इंडिया का नेवी का है, एक शिप कैरियर है। तो देखो INS शक्ति वाज इंडियाज फर्स्ट इंडोजिनस बिल्ड सबमरीन। तो ये सबमरीन जानते हो जिसको हिंदी में पनडुब्बी बोलते हैं, पानी के अंदर चलने वाला, पानी के ऊपर नहीं, पानी के ऊपर चलता है ये सभी, ठीक है। INS विक्रांत चलेगा पानी के ऊपर, INS विराट चलेगा पानी के ऊपर, पानी के अंदर चलने वालों को बोलते हैं सबमरीन, ठीक है। सब और मरीन, मरीन के अंदर सब, समझ रहे हो, सबमरीन नाम ही पड़ा है तो समझ रहे होगे। तो INS शक्ति जो है इंडिया का पहला सबमरीन था, और जो भी पहला होता है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पहला होता है तो इम्पोर्टेंट होता है, मिसलिनियस यही तो है यार स्टैटिक जी के, फर्स्ट एंड लास्ट, जो भी चीज़ फर्स्ट होगा या लास्ट होगा उसको तो हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद INS कड़म्बा इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट नेवल बेस। नेवल बेस जहाँ पे नेवी वगैरह का जो जहाज़ वगैरह जो लगती है, तो इंडिया का लार्जेस्ट नेवल बेस कहाँ पर है, ठीक है। INS कदम्बा इज़ द इंडियन लार्जेस्ट नेवल बेस सिचुएटेड एट केवार, कर्नाटका, कर्नाटका में है, ठीक है। इट वाज कमिंस्ड इन 2005 अंडर द प्रोजेक्ट शेयर वर्ल्ड, ठीक है। शेयर वर्ल्ड एक प्रोजेक्ट चला था 2005 में, उसी में ये INS कदम्बा बना था इंडिया लार्जेस्ट नेवल बेस, जो कि केवाड़ कर्नाटका के बगल में है, ठीक है, मतलब कर्नाटका का ही एक जगह है। अब देखते हैं इंडो टिबेटियन बॉर्डर पॉलिसी। इंडो टिबेटियन, आप जानते ही होंगे इंडिया का जो बाउंड्री है तिब्बत से मैच मतलब मिलता है ना, जैसे कि इंडिया का बाउंड्री नेपाल से मिल रहा है, वैसे ही इंडिया का बाउंड्री तिब्बत से मिल रहा है, उत्तराखंड वाला रीजन देख लो, ठीक है। तो एक है इंडो टिबेटियन बॉर्डर पॉलिसी, ITBP इसको शॉर्ट में बोलेंगे। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1962 में। अभी फ़िलहाल तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, पहले नहीं हुआ करता था लेकिन अभी है। तो इंडो टिबेटियन मतलब क्या समझ रहे हो, दोनों के बीच में रिलेशनशिप। तो इट इज़ बेसिकली एम्प्लॉयड इन नॉर्दर्न बॉर्डर्स फॉर द मॉनिटरिंग द बॉर्डर्स एंड ऑल्सो स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल इमिग्रेशन, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब समझते हो, भारत वाला जा रहा है उधर, तिब्बत वाला आ रहा है इधर और इलीगल काम कर रहा है, जैसे कि स्मगलिंग हो गया, ड्रग्स बेचना हो गया, तो इसको रोकने के लिए इंडो टिबेटियन बॉर्डर पॉलिसी बनाया गया था, ITBP, ठीक है। इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, इलीगल स्मगलिंग को रोकने के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG शॉर्ट में बोलते हैं, 1984 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाइन, ठीक है, याद रहेगा 1984 में। अब बोलेंगे सर इतना सारा डेट है, किसी में 1984 एक 1962 है, क्या करें, एगो याद करते एगो भुला जाते हैं, डेट याद नहीं होता है, तो क्या करो एक सादा कॉपी लो और यही सब डेट को 10-15 बार लिख ला दो, जैसे कि 1978 लिख रहे हो 10 बार 1978 लिखो, और साथ ही साथ जिसके बारे में लिख रहे हो वो भी लिख लेना, जैसे कि इंडो
तिब्बतियन वार 1962। राइटिंग प्रैक्टिस करो, याद होगा, ठीक है, नहीं तो कोई ट्रिक बना लो खुद से, ठीक है, क्योंकि डेट को याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, डाटा बहुत कम याद होता है, आप लोग भी जानते होंगे डाटा को याद करना रिलेटिवली बहुत टफ काम होता है। हिस्ट्री में तो इतने सारे डेट्स हैं, क्यों नहीं याद होते हैं, मुझे भी आज तक नहीं याद हुए हैं, आपको क्या, ठीक है। मैं समझता हूँ कि इजी नहीं है, लेकिन याद किया जा सकता है, पॉसिबल है। अब देखते हैं नेशनल गार्ड एनएसजी का मैंने बताया, ये जो है इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश टू काउंटर द सर्ज ऑफ मिलिटेंसी इन द कंट्री, ठीक है। इसको मिलिटेंसी, सर्ज ऑफ मिलिटेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया था। इट इज़ हाईली ट्रेंड फोर्स विच डील्स विद द मिलिटेंट्स इफेक्टिवली। मिलिटेंट्स मतलब जो बाहर के लोग आते हैं, अचानक से हमला कर देते हैं किसी भी देश पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बनाया गया। और ये जो लोग होते हैं ना एनएसजी वाले, बहुत ख़तरनाक होते हैं, ठीक है, पूरा ट्रेनिंग मिलता है इनको इन सब मामला से निपटने के लिए। उसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, ठीक है। इट्स ऑब्जेक्टिव टू मॉनिटर द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमारा इंडिया इंडस्ट्रियल हब है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने CISF, एक फोर्स होती है, जैसे तुमने और भी फोर्स के नाम सुने होंगे, BSF, ठीक है, RPF, उसी तरीके से CISF भी होती है। असम राइफल, ये अलग तरीके का है भाई, असम राइफल्स, इस्टेब्लिश इन 1835। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1835 में हुआ था। द ओल्डेस्ट पारा मिलिट्री फोर्स इन द कंट्री, क्या? विच वॉज द ओल्डेस्ट पारा मिलिट्री फोर्स इन द कंट्री? तो हो जाएगा असम राइफल्स, ओके। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टू ब्ला 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 ब्ला, ये सभी आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम राइफल्स जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है असम, और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी पड़ोसी हैं सबके नाम याद रख लो। अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है। 2, 4, 5 टोटल 7 सिस्टर ऑफ इंडिया है, जिनमें से 5 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इसका 1965 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है, बस इतना याद रखो, क्यों किया गया था वो मायने नहीं रखता है। CRPF, ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1939 में किया गया था, एंड क्यों किया गया था बला बला हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, द 88 बाल्टियन ऑफ CRPF नोन एज महिला बाल्टियन कमेंस्ड ऑन March 30। ये वाला याद रखना, महिला बटालियन, बाल्टियन नहीं है, बटालियन है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, बटालियन है ये, इसको बटालियन बोलेंगे। तो महिला बटालियन था, ठीक है। 88 बटालियन ऑफ CRPF वाज महिला बटालियन, कमेंस्ड ऑन March 30, 1986, इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस कंप्राइजिंग इंटायरली ऑफ वुमेन। पूरी तरीके से वुमेन भाई, वुमेन, नो मेन, ओनली वुमेन, इसीलिए नाम पड़ा है ना महिला बटालियन ये। और ये याद रखना कौन सा बटालियन था? 88वां में, 87वां में मैन था, 88वां में आई थी पूरी तरीके से महिला, इंटायरली ऑफ वुमेन। नेशनल कैडेट NCC, तुम लोग जानते होगे, कॉलेज वगैरह जाओगे तो करोगे, NCC ज्वाइन करोगे ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैडेट क्रोप्स। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, अब ये नहीं करना है आपको, बस इस्टेब्लिशमेंट जो है 1948 में। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका 1920 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और इसका मेन काम है हमारे कंट्री का सिक्योरिटी जो होता है, गुप्त बातें होती हैं उसको, इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना, ठीक है, और उसको कलेक्ट करना। इट्स ऑब्जेक्टिव टू कलेक्ट द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि दूसरे देश में भारत के खिलाफ कुछ गलत उलत तो नहीं कर रहा है प्लान, पाकिस्तानवा वाला कुछ हम लोग के खिलाफ कुछ कर रहा होगा, तो ये IB वगैरह यही सब काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एकदम सीक्रेटली, किसी को पता भनक भी नहीं चलने देता। रॉ भी इन्हीं के जैसा होता है, रॉ, ठीक है। CBI, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था 1953 में हुआ था,
अच्छा, ये वाला मैंने छोड़ दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट वाज ओरिजिनली सेटअप एज सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB इन 1987 एंड रीनेम्ड IB। इसका पुराना नाम था CSB, ठीक है, 1987 में बन चुका था, लेकिन इसको फिर इसका नामांकन किया गया, रीनेमिंग किया गया और इसको IB कर दिया गया, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। नाम से ही पता चलता है इंटेलिजेंस है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो काम पुलिस नहीं कर पाती है वो काम CBI को भेज दी जाती है, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्टिगेट द केस मिसकंडक्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट, यानी पुलिस वगैरह, केस ऑफ चीटिंग, एम्बेजलमेंट, ओके, एंड फ्रॉड। जो काम पुलिस करने में सक्षम है, पुलिस से केस सॉल्व नहीं हो रहा, CBI को भेजो, ठीक है। CBI इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विथ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंटरनेशनल क्राइम। इंटरनेशनल क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पुलिस, अब देखो यार इंटरनेशनल क्राइम हुआ है तो ये जो बिहार पुलिस है वो करेगा कि CBI करेगा? तो इंटरनेशनल क्राइम का इन्वेस्टिगेशन भी CBI करता है, इंटरेस्टेड होता है करने के लिए। इनको और किनके साथ कोलैबोरेशंस करना पड़ता है? इंटरपोल के साथ, इंटरनेशनल क्राइम को इंटरेस्टेड करने के लिए। अब देखिए इम्पॉर्टेंट इंडियन मिसाइल्स, हमारे इंडिया के बहुत सारे मिसाइल्स हैं, जिनमें से अग्नि प्रथम, अग्नि फर्स्ट, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 2 प्राइम, अग्नि 5, अग्नि 6, धनुष, निर्भय, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, सागरिका, शौर्य, अस्त्रा, नाग, बरक 8। सबका यहाँ पर क्लास दिया गया है, जैसे कि अग्नि 1 जो है SRBM है, अग्नि 2 जो है MRBM है, अग्नि 3 जो है IRBM है, ठीक है, और अग्नि 4 जो है वो भी IRBM है। और सबके रेंज भी दिए गए हैं। अग्नि फर्स्ट के 750 किलोमीटर, ये मिसाइल अगर छोड़ा जाएगा तो ये 750 किलोमीटर दूर जा सकता है। अग्नि 2 का रेंज बढ़ा दिया। जैसे जैसे आप अपग्रेडेशन करोगे, अपडेट करोगे तो कुछ फीचर्स तो बढ़ाओगे ना। तुम्हारा मोबाइल करते हो अपडेट तो कुछ फ्यूचर नया नया आता है। और वैसे ही अग्नि से अग्नि 1 था, उसको अग्नि से अग्नि 2 बनाए तो यहाँ पर रेंज बढ़ाए। अब अग्नि 2 से अग्नि 3 बना, देखो अग्नि 2 से अग्नि 3 बनेगा, फिर रेंज बढ़ जाएगा। पहले 25 था, अभी 3500 हो गया, और 3500 से लेकर 5500। फिर अग्नि 4 आया, उसका रेंज और है 4000 किलोमीटर, मतलब कम गया है। और अग्नि 4 को ही अग्नि 2 प्राइम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रेंज जो है ना अग्नि 2 के आसपास मिलेगा, 2500, 4000। तो अग्नि 2 2500 था और उसी को प्राइम कर दिया, 4000 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अग्नि 5 ICBM क्लास में रखा गया है और इसका जो रेंज है 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर तक मिसाइल जा सकता है। अग्नि 6 का ये भी ICBM, ठीक है, 8000 से 10000 किलोमीटर इसका रेंज है। धनुष SRBM 350 किलोमीटर इसका रेंज है, ठीक है। जैसे कि और भी है निर्भया, सुपर ये याद रखना यार। एक इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा ब्रह्मोस 2, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो ये आ सकता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, 290 किलोमीटर ही जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक है भाई, हाइपरसोनिक। फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा हाइपरसोनिक क्या होता है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल है कौन सा? ब्रह्मोस, 290 किलोमीटर इसका रेंज है। ब्रह्मोस एंड ब्रह्मोस 2 दोनों एक ही है। ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक है, ब्रह्मोस 2 है जो हाइपरसोनिक है, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन सुपरसोनिक और से अच्छा होता है हाइपरसोनिक, तो दोनों अलग चीज़ है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, रेंज दोनों का भले ही सेम हो लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। फिर पृथ्वी 1 सबका देख लेना घर में जाके, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सबका नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। वैसे PDF में दे दूँगा, याद करना है। बैठ के घर में क्या करोगे, रिवीजन ही तो करोगे। ये हुआ तुम्हारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, ख़त्म हुआ, डिफेंस सिस्टम ख़त्म हुआ। अब अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3 भी नहीं यार, 1-2 क्वेश्चन आता है, 1 या 2 कभी कभी। तो अवार्ड से देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़, अवार्ड में सबसे बड़ा प्राइज़ कौन सा है? नोबेल प्राइज़, और ये इंटरनेशनल प्राइज़ भी है। तो इट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, जो जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था उन्हीं के द्वारा ये नोबेल प्राइज़ जो है इंस्टीट्यूटेड किया गया है, और उनका नाम था अल्फ्रेड बेनर्ड नोबेल,
ठीक है, इन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था और इनका नाम चूँकि नोबल था, अल्फ्रेड बेनार्ड नोबल, इन्हीं के नाम पे पड़ गया है नोबल प्राइज़। और अल्फ्रेड बेनार्ड नोबल नाम इनका याद रखना, ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए आपको, इन्हीं के नाम पे पड़ा है नोबल प्राइज़। द अवार्ड इज़ गिवन टू ऑन दिसंबर 10 विच इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडर। जिन्होंने इसकी खोज करी गई थी उनके डेथ पे ही 10 दिसंबर को इनकी मौत हुई थी, उन्हीं के डेथ पे ये अवार्ड दिया जाता है हर, मतलब जब भी देना होगा नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ कब मिलेगा? 10 दिसंबर को मिलता है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन एवरी ईयर टू दोज इमिनेंट पर्सन हु हैव मेड pioneering achievements in their field of physics, chemistry, medicine, peace, literature, economics। इन सभी फील्ड में अगर तुम कोई रिमार्केबल इतना अच्छा काम कर जाते हो कि पूरा दुनिया चकाचौंध रह जाए, मतलब पूरा दुनिया को लगे नहीं भाई अच्छा काम किया, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, कुछ लोग हैं मदर टेरेसा, तो ऐसा काम करोगे ना तब तुम्हारा नाम भी बढ़ेगा और नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाएगा तुमको, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑल अदर कैटेगरीज जैसे कि हैव बिन गिवन सिंस 901, 1901 से पहले इकोनॉमिक्स वगैरह जो था नहीं था, लेकिन 1901 के बाद इकोनॉमिक्स वगैरह आ गया। जैसे कि इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1967। कब हुआ था इकोनॉमिक्स का? 1967 में, एंड वाज फर्स्ट गिवन इन 1969। तो इकोनॉमिक्स को छोड़ करके बाकी सभी फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला करता था, लेकिन इकोनॉमिक्स का बाद में शुरू हुआ है। देखो इंडियन नोबेल प्राइज़ विनर्स, देखो इंडियन से, आप इंडिया के रहने वाले हो ना, तो इंडियन से ही पूछेगा, बाहर के देश में से कौन जीता है कौन हारा है वो नहीं हमको मतलब है, इंडिया में किसने नोबेल प्राइज़ जीता है वो मायने रखता है। तो जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने लिटरेचर के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया था और पूरा वर्ल्ड देखते रह गया था। डॉक्टर CV रमन, अगेन साइंटिस्ट है, अब नाम जानते ही होंगे इनका, ठीक है, फिजिक्स की फील्ड में इनको दिया गया था 1930 में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, मेडिसिन के फील्ड में 1968 में। मदर टेरेसा का मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, इनको पीस मतलब शांति मेंटेन करने के लिए माना जाता है मदर टेरेसा को, और इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 1969 में। डॉक्टर चंद्रशेखर, ठीक है, S चंद्रशेखर, फिजिक्स के फील्ड में दिया गया था, और 1983 में। डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में दिया गया था, और फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी, इन्हीं को मॉडर्न फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहा जाता है? डॉक्टर अमर्त्य सेन को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उनको कहा जाता है। ओके, 1999 में इनको दिया गया था। इकोनॉमिक्स थे बहुत अच्छे। VS नैयपॉल, लिटरेचर के फील्ड में, तो लिटरेचर के फील्ड में इनसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, एंड दूसरे लिटरेचर के फील्ड में किनको मिला? VS नैयपॉल, ठीक है। वेंकटारामन रामकृष्णन, केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में। और हाल ही फिलहाल में कैलाश सत्यार्थी, इनको पीस के लिए दोनों को याद रखना है, मदर टेरेसा और कैलाश। अब एक होता है पुलिट्जर प्राइज़, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्राइज़ है, ये सबको नहीं दिया जाता है। देखो पुलिट्जर प्राइज़ किसको दिया जाएगा? ये जो पुलिट्जर प्राइज़ है, ये जो भी जर्नलिज्म करते हैं न्यूज़ वगैरह वाले, ठीक है, और जो भी लिखते हैं उनको दिया जाता है, और जो भी म्यूज़िक के फील्ड में काम करते हैं, गाना बजाना, तबला ढोलक, ये सब म्यूज़िक से रिलेटेड काम करते हैं, तो उनको दिया जाता है ये पुलिट्जर प्राइज़। सबको नहीं मिलता है, ये कुछ 2-3 गिने चुने हैं जिनको ये प्राइज़ मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं मगाशेसे अवार्ड जो होता है, देयर वेयर, देखो जैसे पुलिट्जर प्राइज़ का एक छूट गया, इसका इंस्टीट्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था, और इसका जो नाम है ना, एक US के रहने वाले पब्लिशर थे जोसेफ पुलिट्जर, उसी के नाम पे पड़ा है ये पुलिट्जर प्राइज़। अब देखते हैं मगाशेसे अवार्ड, इसका जो है इंस्टीट्यूशन 1957 में हुआ था, ठीक है, बहुत बाद हुआ है। पुलिट्जर प्राइज़ तो 1917 में हो गया, तो ये बाद में हुआ है, ठीक है। एंड नेम आफ्टर द रैमोन मगाशेसे, ठीक है, इनके नाम पे पड़ा है ये प्राइज़ का नाम। तो देखो जितने भी प्राइज़ तुमने देखे, नोबेल प्राइज़, तो इनका भी किसी के नाम पे पड़ा है नोबेल प्राइज़। पुलिट्जर प्राइज़ इनके नाम पे पड़ा है पुलिट्जर प्राइज़। मगाशेसे तो सबका नाम याद रखना, ठीक है। और ये जो थे रामन मगाशेसे, द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा मगाशेसे अवार्ड। ये अवार्ड किनको दिया जाता है?
कौन से फील्ड वाले, जितने भी पब्लिक सर्विस करने वाले होते हैं या कम्युनिटी लीडरशिप में संभाल रहे होते, जर्नलिज्म अगर आप कर रहे हैं, लिटरेचर, क्रिएटिव आर्ट्स कर रहे हो, या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी है, इंटरनेशनल रिलेशन आपको अच्छे से आता है, तो ये अवार्ड मिलेगा। और इसके अलावा और अगर कुछ आता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर जाओ कि तुमको ये अवार्ड से नवाजा जाए, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड वाज विनोबा भावे। पहले इंडियन जिनको यह अवार्ड से नवाजा गया मागासे से, वो इंडियन का नाम है विनोबा भावे, ठीक है। उसके बाद है मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी आर अवार्ड गिवन टू द ऑथर ऑफ ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में इंडिया भी पार्ट था, ठीक है, पार्ट था। तो ये बुकर प्राइज़ नाम से पता चल रहा होगा, बुकर, बुक मतलब लिटरेचर। तो ये लिटरेचर की फील्ड में ना सबसे बड़ा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, ठीक है। और ये ब्रिटिश कंट्रीज़ में जो रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, आयरिश मतलब आयरलैंड वगैरह वाले लोग, और कॉमनवेल्थ में बहुत सारे, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसमें इंडिया भी पार्ट था इसका। ये हो गया मैन बुकर प्राइज़। देन मैन बुकर प्राइज़ जो है, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1968 बाय द बुकर कंपनी एंड द ब्रिटिश पब्लिशर्स एसोसिएशन अलॉन्ग लाइन्स ऑफ पुलित्जर प्राइज़ ऑफ यूएसए, ठीक है। इसका जो इंस्टीट्यूशन हुआ था 1968 में हुआ था, एक कंपनी थी बुकर कंपनी, उन्होंने ही किया था, और ये पुलित्जर प्राइज़ के समय पे ही हुआ था। देखो पुलित्जर प्राइज़ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, यूएस में हुआ था, ये भी यूएस में। चलो अब देखते हैं, बुकर प्राइज़ हैज़ बीन रीनेम्ड एज द मैन बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ का फिर नामांकन किया गया है, इसका नया नाम है मैन बुकर प्राइज़। ऑस्कर अवार्ड काफ़ी सुने होंगे, ऑस्कर अवार्ड, दीज अवार्ड्स वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1929 एंड कॉन्फर्ड एनुअली बाय द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ यूएसए, ठीक है। एक एकेडमी है यूएसए में जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, ठीक है। इसका हमेशा सालाना कॉन्फ्रेंशन होता है, ठीक है, सालाना होता है, एनुअली मतलब क्या हुआ, सालाना, हर साल। और ये इसका इंस्टीट्यूशन कब किया था, 1929 में किया गया है। दिस आर कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द सिनेमा वर्ल्ड। सिनेमा के फील्ड में ऑस्कर अवार्ड जो होता है, देखते ही होंगे, सलमान खान को मिल गया, शाहरुख खान को मिल गया, तो वो लोग जीतते हैं तो यही अवार्ड दिया जाता है। सिनेमा के फील्ड में सबसे बढ़िया, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ऑस्कर अवार्ड वाज द भानु आहित्या फॉर द मूवी गांधी। गांधी मूवी में जो गांधी जी का रोल प्लेइंग हीरो था, ठीक है, देखे होंगे गांधी वाला मूवी, तो उनका नाम था भानु अथैया, ठीक है। उन्हीं को मिला था पहले बार ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद बहुत सारे एक्टर को मिले हैं। सत्यजीत राय वाज द अवॉर्डेड ऑफ द ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा 1992। सत्यजीत राय को अवार्ड किया गया है ऑस्कर फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। कब किया गया था, 1922 में। भारत रत्न, अब ये देखो इंडिया का स्टार्ट हो गया है, इंडिया का, ये सभी इंडिया का है। बाकी ऊपर में जो पढ़ रहे थे ये सबके लिए था, वर्ल्ड वाला था, वर्ल्ड अवार्ड्स था, ये इंडियन अवार्ड्स है। भारत रत्न, पद्मा अवार्ड, नाम से पता चल रहा होगा कि इंडिया का अवार्ड है। तो भारत रत्न जो है इंडिया का सबसे बड़ा रत्न है, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है। देखो, इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन कौन करता है, हमारा गवर्नमेंट करता है, इंडिया का गवर्नमेंट करता है, ठीक है। और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एग्ज़ाम में आ जाएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो बोल देना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया जो है भारत रत्न है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर द एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विसेज एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेरी एंड साइंस। अगर आप कोई ऐसा काम कर गुजरते हैं जो कि बहुत कम लोग किए हैं, रेयरेस्ट है, मतलब पहली बार तुम कुछ करते हो, जैसे कि कुछ नई चीज़ का इन्वेंशन कर दिए, देन तुमको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। या कुछ भी फील्ड में, जैसे कि लिटरेचर की फील्ड में तुम कुछ कर दिए, या कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में कुछ कर दिए, क्रिएटिविटी दिखा दिए, या फिर साइंस के फील्ड में तुम कुछ नया इन्वेंशन डिस्कवरी कर दिए, देन तुमको भारत रत्न मिलेगा।
ठीक है, या पब्लिक सर्विस में कुछ ऐसा काम कर दिए, जैसे कि वो बोलते हैं ना आईएएस बनने के बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा समाज बदल दूंगा, तो इस तरीके का काम करोगे तो तुमको ये मिल सकता है ये अवार्ड। ठीक है, इट वाज कब इंस्टीट्यूशन इसका कब हुआ था, इंस्टीट्यूटेड इन 1954 एंड फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न इज सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं जो कि इंडियन होने चाहिए, और वो हैं तीन थे, तीनों के नाम याद होने चाहिए आपको, राजगोपालचारी, राधाकृष्णन एंड सीवी रमन। इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न मिला है, उनके बाद बहुत सारे लोगों को मिला है। ठीक है, पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड को पद्म विभूषण कहा जाता है। ठीक है, पद्म भूषण, पद्मा अवार्ड के दो टाइप्स हैं, मतलब दो, एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण। विभूषण और भूषण में डिफरेंस है। तो पद्म विभूषण जो होता है हमारे इंडिया का भारत रत्न के बाद, भारत रत्न के बाद सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, विभूषण सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस इन द फील्ड ऑफ इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। जितने भी आप काम कर लो, खास करके गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अदर फील्ड्स ऑल्सो, अगर आप कोई एक्सेप्शनल काम करते हैं, रेयरेस्ट काम करते हैं, तो आपको पद्मा विभूषण अवार्ड मिलेगा। अब देखते हैं पद्म भूषण जो कि थर्ड है, थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड अवार्ड है भारत रत्न, पद्म विभूषण के बाद तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण, और पद्मश्री चौथे नंबर पे बोल सकते हो। तो ये दोनों अवार्ड जो हैं पद्म भूषण एंड पद्मश्री और द अदर इम्पॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, तो 4 सिविलियन अवार्ड्स मैंने पढ़ा है। टॉप लेवल पे कौन सा है सबसे बढ़िया, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ठीक है, साहित्य अकादमिक अवार्ड, अब नाम देख लो ना, साहित्य अकादमी अवार्ड है, साहित्य। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 में भारत रत्न बना था, 1955 में साहित्य अकादमी बना है। और ये क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड किनको दिया जाता है, गिवन फॉर एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर में भारत में, हमने तुमको पिछली क्लास पॉलिटी की क्लास में बताया था 22 लैंग्वेजेस से, 22 लैंग्वेज का ट्रिक भी बताया था कैसे याद करना सबको। तो 22 लैंग्वेजेस में या फिर इंग्लिश लिटरेचर में आप कोई एक्सेप्शनल काम करते हैं, एक्सक्लूसिव राइटिंग करते हैं, ठीक है, देन आपको ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य या इंग्लिश साहित्य में कोई ऐसा काम कर जाते हैं, इंग्लिश से हिंदी नहीं, 22 लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस में किसी भी साहित्य में, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, संस्कृत, उर्दू, ढेर सारे लैंग्वेजेस है यार सब में। उसके बाद देखिए शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, दिस अवार्ड आर गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट्स फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। ये अवार्ड सिर्फ साइंटिस्ट को मिलता है, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए बना है। कोई साइंटिस्ट अगर बहुत अच्छा काम करता है तो ये अवार्ड मिलता है उनको। अर्जुना अवार्ड, ये खेल से रिलेटेड अवार्ड है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी राजीव गांधी खेल रत्न, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं अर्जुना अवार्ड। दिस वेयर इंस्टीट्यूटेड इन 1961 एंड गिवन बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ये अवार्ड किनके द्वारा दिया जाता है, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है, दिस आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट, जैसे कि नीरज चोपड़ा अभी हाल फिलहाल में गोल्ड जीत के आए थे, तो उनको अर्जुना अवार्ड ज़रूर मिलेगा, अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स के फील्ड में कोई भी स्पोर्ट्स हो जाए, तो क्रिकेट हो जाए, बैट बॉल क्रिकेट, वॉलीबॉल हो जाए, बास्केटबॉल फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, ठीक है, ढेर सारे स्पोर्ट्स है यार। किसी भी स्पोर्ट्स में तुम काम अच्छा कर लेते हो तो तुमको ये अवार्ड मिलेगा, अर्जुना अवार्ड। एक्सेप्शनल काम होने चाहिए। द्रोणाचार्य अवार्ड, दिस वेयर द इंस्टीट्यूटेड इन 1985। देखिए अर्जुना अवार्ड के बाद एक ये आया था, अर्जुना अवार्ड 1961 में ही आ गया था, लेकिन ये 1985 में आया है। ठीक है, तो ये 1985 में एंड गिवन बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, अगेन ये भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है। द्रोणाचार्य जानते हो, द्रोणाचार्य महाभारत के थे और द्रोणाचार्य गुरु होते हैं जनरली, तो नाम से पता चल रहा होगा। ये अवार्ड किनको दिया जाता है, अच्छे कोचेस को।
बिना कोच के खिलाड़ी अच्छा नहीं हो सकता, इतना जान लो तुम लोग भी। तो कोच भी अवार्ड डिज़र्व करते हैं, तो कोच को ये मिला जाता है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न, इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1962, ठीक है। 1962 1961 में अर्जुना अवार्ड, 1962 में राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। और ये जो है कमेंडेबल डिस्प्ले फॉर द प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया के, विराट कोहली एंड जो सोहान, सुनील छेत्री, जितने भी हैं, नीरज चोपड़ा, सबके लिए ये राजीव गांधी खेल रत्न मिलता है। तो इंडियन प्लेयर्स के लिए ये है, ओके। देन आते हैं अब कुछ गैलेंट्री अवार्ड जो डिफेंस सिस्टम के लोग होते हैं, ठीक है, यानी नेवी, जितने भी सोल्जर्स हमारे हैं यार, एयरक्राफ्ट पर्सन्स हैं, सबको मिलता है ये सभी अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड जो है, जिसमें से बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला है परमवीर चक्र, इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड फॉर द ब्रेवरी, ठीक है। ब्रेवरी मतलब साहस। साहस कौन दिखाएंगे? आर्मी वाले दिखाएंगे, नेवी वाले दिखाएंगे और एयरफोर्स वाले दिखाएंगे। तो ये सभी हमारे जो जय हिंद वाले भाई लोग हैं, ठीक है, भारत माता के सपुत्र, उन लोगों को मिलता है ये परमवीर चक्र, और ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट अवार्ड फॉर द ब्रेवरी, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड में और भी अवार्ड हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो इसलिए मैंने ये बताया। अब देखते हैं कुछ डांसेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है, वो भी कर लेते, छोटा सा तो है ही। जैसे कि भरतनाट्यम, ये तो इजी है यार, ये पूछेगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि ये बार बार आता है, और अगर पूछ लेगा तो तुम बता देना। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, ठीक है। कथक कहाँ पे होता है? तो ये नॉर्थ इंडिया में होता है, कथक नॉर्थ इंडिया में, कथकली केरला में। कथक याद रखना नॉर्थ इंडिया में होता है, नॉर्थ इंडिया नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे, बिहार छोड़ के, मतलब नॉर्थ इंडिया समझते हो ना, नॉर्थ वाला पार्ट। कथक नॉर्थ इंडिया में, लेकिन कथकली साउथ इंडिया में होता है, यानी केरला में होता है। अब कुचिपुडी, ये आंध्र प्रदेश में होता है। कुचिपुडी डांस कहाँ पे नाचा जाता है? आंध्र प्रदेश में। मोहिनीट्टम जो है केरला में। केरला में दो याद रखना है, कथकली, मोहिनीट्टम केरला में, ठीक है। असम में होता है सतरिया। सतरिया डांस कहाँ पे होता है? असम में होता है। ओडिशा में ओडिसी, नाम से याद हो जाएगा, ओडिशा का ओडिसी डांस, दोनों नेम सिमिलर है। मणिपुर का मणिपुरी डांस, तो याद हो जाएगा ना। अब है रेनोन यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जैसे कि हाँ, ये जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं और इसको बजाने वाले के नाम दिए गए हैं, मतलब फेमस जो हैं, तानसेन हो गए एंड ढेर सारे हैं। जैसे कि तबला बजाने में, जैसे कि अल्लाह रखा खान, किसान महाराजा, जाकिर हुसैन, बहुत बड़े तबला बजाने वाले इंसान थे वो लोग। शहनाई बजाने में लेट बिस्मिल्लाह खान, इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। शहनाई इनसे अच्छा कोई, शादी वगैरह में जो शहनाई बजता है, तो ये शहनाई बजाने के सब फेमस थे। कौन? बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। सरोद सबसे पहला है, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान। सरोद बजाने में सबसे फेमस हैं ये लोग। वायलिन, ठीक है, बलाउ स्वामी दीक्षितर, लाल गुड्डी जी जयरमन, ओके। शहनाई बता ही दिया। सितार जो है निखिल बनर्जी, रविशंकर, विलयंत खान। फ्लूट हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया एंड पन्ना लाल घोषले नहीं है। अब ये लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, हाँ, और सबसे इजी टॉपिक है, ध्यान देना, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-3 बार अगर इसको रिवाइज कर लेते हो ना, तो यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सबसे इजी टॉपिक है आपका। नेम ऑफ द ट्रॉफी एंड स्पोर्ट्स, जैसे कि वर्ल्ड कप जो होता है, आईसीसी वर्ल्ड कप, वो कौन से खेल से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। उसी तरीके से हॉकी में जो एक कप होता है, जैसे कि इंडिया का वर्ल्ड कप होता है ना, जैसे कि T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में होता है, वैसे ही होता है यहाँ पे भी ध्यानचंद्र ट्रॉफी। अब मेजर ध्यानचंद्र हॉकी प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पे है ध्यानचंद ट्रॉफी। तो ध्यानचंद्र ट्रॉफी किससे संबंधित है? कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से, ठीक है। तो ध्यानचंद्र ट्रॉफी मेजर ध्यानचंद के नाम पे पड़ा है। मेजर ध्यानचंद्र भारत के बहुत ही महान हॉकी प्लेयर थे, ठीक है। और याद रखना, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है ना,
राजीव गांधी खेल रत्न का पुराना नाम भी था मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, ठीक है, लेकिन उसको बदल दिया गया, अभी राजीव गांधी उसको कर दिया गया था। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी कौन खेल से संबंधित है? फुटबॉल में। ये फुटबॉल में एक मैच होता है तो एक ट्रॉफी दिया जाता है, जो जीतेगा उसको डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी दिया जाएगा इंडिया में, ठीक है, खास करके इंडिया में। दुलीप ट्रॉफी जो है क्रिकेट में दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट में दिया जाता है, ठीक है, ये सभी दिलीप रणजी ट्रॉफी याद रहेगा। डुरंड कप फुटबॉल में दिया जाता है। आईफा शील्ड फुटबॉल में 3 आपको याद रखने हैं, 3 नहीं और भी हैं नीचे में। फुटबॉल में ये भी है और ऊपर में 3 था, ठीक है। तो देखो फुटबॉल वाला सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है। जैसे कि कौन कौन सा? डॉक्टर बीसी रॉय हो गया। डुरंड कप, आईएफए शील्ड कप, ठीक है, ये हो गया। देन रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ये हो गया। ये 5 फुटबॉल से रिलेटेड हैं। इसका ट्रिक बनाना, देखो 5 है ना, तो 5 का ट्रिक बनाना चाहो कि एक ही सांस में याद रहे तो कैसे बनाएंगे? बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो डॉक्टर दिलीप जो हैं वो रेंज रोवर्स गाड़ी का नाम सुने हो? रोवर्स। अपना गाड़ी में रोवर्स में बैठ करके आईएफए देखने आए हैं और जो आईएफए जीतेगा उसको संतोष ट्रॉफी मिलेगा, ठीक है, संतोष करना पड़ेगा। तो ये ट्रिक बना लो, लिख लो हिंदी में कि डॉक्टर दिलीप जो हैं वो अपने गाड़ी रोवर्स में बैठ करके आईएफए देखने आए हैं और जो जीतेगा उसको संतोष करके संतोष ट्रॉफी मिल जाएगा। समझ गए? ये देखो जब भी बल्क में ढेर सारे दिया रहे ना तो ट्रिक से याद रखना ज़्यादा इजी पड़ता है। अब हॉकी के कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये तो याद रख लो डायरेक्ट, ध्यानचंद हॉकी, कभी मत भूलना, यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलो उसको एकदम, ठीक है। लेकिन हॉकी से और भी हैं, जैसे कि ये दोनों, नेहरू ट्रॉफी हो गया, रंगस्वामी कप हो गया, ये दोनों भी हॉकी के ही हैं। रणजी ट्रॉफी मैंने बताया क्रिकेट में, रोवर्स कप अभी याद करवाया। अच्छा, सुब्रोटो मुखर्जी कप, ये फुटबॉल में दिया जाता है लेकिन ये इंटर स्कूल लेवल पे होता है। 12वीं की पढ़ाई करते हो ना, 11वीं 12वीं, तो वहाँ पे ये वाला मैच खिलाया जाता है 11वीं 12वीं के लड़का को, और जो जीतेगा वो सिकंदर, ठीक है। इधर भी फिर ट्रॉफी के नाम है। हॉकी से रिलेटेड एक और है अल्जान शाह हॉकी, अल्जान शाह, ये भी एक ट्रॉफी का नाम है और ये हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अब आते हैं कुछ टेनिस से बहुत सारे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 और टेनिस वाला को एक साथ देखते हैं। होपमैन कप, नीचे है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, लास्ट में है टाटा ओपन। इसका ट्रिक काफ़ी इजी है, जितना भी ओपन रहेगा मार के आना ऑप्शन नंबर टेनिस, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में टेनिस दिया रहेगा वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम देखो ना, सभी में ओपन लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, यूएस ओपन हो गया, टाटा ओपन हो गया। ये सारे कप जो हैं किन से संबंधित है? टेनिस से। कौन से टेनिस? लॉन टेनिस में एक ही को है जो कि अलग है, विंबलडन, और आप भी जानते हो कि विंबलडन कप आए दिन न्यूज़ में आते रहता है, ठीक है। तो विंबलडन कप भी टेनिस से। फुटबॉल का एक इधर भी दिया गया वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप नहीं इधर था, फीफा नहीं था, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है और फुटबॉल की फील्ड में, तो वो भी लिख लेना, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, शायद वही वाला ये है वर्ल्ड कप फुटबॉल। वर्ल्ड कप क्रिकेट में भी होता है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में होता है, ठीक है। चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट में भी होता है, हॉकी में भी होता है। धोनी ने चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाया था, याद करो, क्रिकेट में भी होता है और हॉकी में तो दिया ही है, ठीक है। अच्छा, ये ब्रिटिश ओपन है, तो हम लोग क्या सीखे हैं? जिसमें भी ओपन लगा रहेगा उसमें हम लोग क्या मार देंगे? टेनिस मार देंगे। लेकिन ब्रिटिश ओपन एक ऐसा ओपन है जो सिर्फ गोल्फ में ओपन होता है, समझ रहे हो? तो ब्रिटिश ओपन को क्या याद रखना है? ब्रिटिश ओपन जो है इसको
टेनिस मत मार के आना। ब्रिटिश ओपन जो है गोल्फ के लिए खेला जाता है, मतलब गोल्फ से रिलेटेड है ये कप, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन विंबलडन। यूबर कप किन से रिलेटेड है? वो भी ब्रिटिश एंड यूबर दोनों गोल्फ से रिलेटेड है, ठीक है। अब कुछ बैडमिंटन का भी देख लो, टेनिस ही खाली खेलोगे, बैडमिंटन का देख लो। बैडमिंटन में है थॉमस कप एंड यूबर कप, दोनों के दोनों बैडमिंटन का है। लेकिन थॉमस कप जो है वो मेन लोग, यानी जो मर्द लोग का बैडमिंटन होता है, मेंस लोग का, उसको थॉमस कप दिया जाता है। लेकिन फीमेल्स लोग का, वुमेंस लोग का जो बैडमिंटन होता है, उनको अगर वो जीतती हैं तो उनको यूबर कप से नवाजा जाता है। हॉपमैन कप अगेन ये ओपन वाला लॉन टेनिस वाला है, हॉपमैन कप याद रखना। यूएस मास्टर्स गोल्फ की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। चेस के फील्ड में एक ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लियनरिस ओपन। अगेन ये ओपन से है तो टेनिस मत बांट देना, ठीक है। ब्रिटिश ओपन का मैंने बताया था गोल्फ, और यहाँ पर लियनरिस ओपन है यानी चेस। तो कुछ ओपन जो हैं अलग खेल के भी है, टेनिस का ही नहीं है, तो टेनिस हमेशा मत मार देना। ट्रिक है वो ज़्यादातर तुम देखोगे टेनिस ही होगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं ना, जैसे कि लियनरिस ओपन, चेस, अल्जान शाह हॉकी, ठीक है। तो ये कुछ कप थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएसए ओपन, जॉइंटली नोन एज ग्रैंड स्लैम, ठीक है। अगर इन सभी को प्लस कर दो, ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस फ्रेंच ओपन प्लस विंबलडन, इन सभी को मिला दोगे तो यही बनता है ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है, जॉइंटली नोन एज ग्रैंड स्लैम्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन से खेल में कितने प्लेयर खेलते हैं। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11, ओके। वैसे ही बैडमिंटन में एक, तुम ही देखते होगा, एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं, एक या दो। बैडमिंटन में 2 ही प्लेयर हो सकते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं दोनों साइड। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं दोनों साइड। दोनों टीम में कितने कितने प्लेयर होंगे? 9 होंगे, ठीक है। अब ये नहीं कर देना कि दोनों साइड, इधर से टीम ए है, इधर टीम बी है, दोनों साइड 9 है, तो 18 मत जोड़ देना। अरे कोई एक ही, मतलब टीम का गिनाता है कि एक टीम में कितना है, तो 9 ही होगा, जोड़ जाड़ मत देना, ठीक है। बास्केटबॉल में 5, क्रिकेट में तो याद ही रहेगा। फुटबॉल भी सेम, देखो क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी तीनों में सेम होता है, 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। पोलो में 4 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, ठीक है। 6 किस में होगा? वॉलीबॉल में। पोलो में 5, बास्केटबॉल में, ओहो, पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। पोलो में 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। 7 किस में होगा? वाटर पोलो में। वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7, वाटर पोलो में 7 हो जाएगा। टेनिस एंड बैडमिंटन में 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। टेनिस, बैडमिंटन 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होता है, 15 प्लेयर। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? रग्बी फुटबॉल में। नॉर्मल फुटबॉल में 11 होगा, रग्बी फुटबॉल में 15 होगा। ख़त्म, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। यही था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। आज तो लगता है 4-5 टॉपिक ख़त्म हो गया एक साथ। जिनको भी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इतना सारा टॉपिक एक बार में हज़म नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, 2-3 दिन करके देख लेना। मतलब वीडियो को आज 20 मिनट का वीडियो देखा, फिर रोक दिया, फिर अगला दिन 20 मिनट का वीडियो देख लिया, मतलब 20 मिनट से 40 मिनट का। एक वीडियो को 3 पार्ट में बांट कर देख लेना, ठीक है। जिनको एक साथ समझ में नहीं आया उनके लिए है, बस इतना ही था। स्टैटिक जीके ख़त्म हुआ, ठीक है। स्टैटिक जीके ऑल ओवर फिनिश्ड। तो बेस्ट ऑफ लक यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।